नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएस टॉक 24x7, हर बात एक नया नज़रिया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट उमा शंकर, और आज बहुत ख़ास है और ख़ास यह है कि हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश्वर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार। सर, हमारे यूएस टॉक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। शुरुआत करते हैं कि आप एक अच्छे शिक्षक के तौर पर बहुत अच्छे तरह से आपने अपनी शैक्षणिक गतिविधि को पूरा किया और साथ में पूरा बिहार आपको एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या सर के तौर पर भी जानता है। और आपके इस संघर्ष गाथा में आपका जो अहम रोल रहा है उसके बारे में आप अपने आरंभिक दिनों से थोड़ी सी शुरुआत करेंगे और हमें बताएं कि आपका जो प्रारंभिक शिक्षा रहा वह कैसा रहा और किस दिन से आपकी शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह के मौके हर व्यक्ति के जीवन में आने चाहिए, जिस तरह का मौका मेरे जीवन में आया है। मेरा जन्म सीतामढ़ी ज़िले के एक गांव है, उसका नाम है सोनौल खान और रीगा चीनी मिल के आसपास में पड़ता है। तो वहीं पे मेरा जन्म 3 अप्रैल 1968 को हुआ था। मेरे पिताजी एक हाई स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे, बहुत लब्ध प्रतिष्ठित टीचर थे, बहुत उस अपने एरिया के जाने माने टीचर थे। श्री राजेंद्र राय जी, जो बाद में प्रधानाचार्य होकर अवकाश प्राप्त किए 2005 में। तो मेहनत, लगन, ये सारी चीज़ें मैं उनमें देखता था। बहुत ही मेहनती, बहुत ही लगनशील, और अपने मेरे गांव के पहले जो होते हैं ना, वो शिक्षक बने, पहले वो व्यक्ति बने जो इस तरह के पद पर पहुँचे। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे मेरे दादाजी अशिक्षित थे, मेरा एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार रहा। मेरे पिताजी 3 भाई रहे, एक बड़े भाई साहब बीच में मिडिल थे और सबसे छोटे वाले थे। पिताजी ने अपनी लगन से खुद पढ़ करके नौकरी ली और इसके बाद उन्होंने मेरे चाचा को भी पढ़ा करके नौकरी दिलाई। और उसके बाद हमारे बड़े चाचा के एक लड़के हैं ओम प्रकाश राय जी, वो फार्मासिस्ट उनको करवाए, तो वो भी अपना फार्मासिस्ट के कोर्स करके अपनी प्रैक्टिस किए। और लास्ट में मुझे मौका मिला अपने साथ, वो हमको 1974 में अपने साथ स्कूल में ले गए। श्री गुद्दर जगदेव उच्च विद्यालय सोनौल सुल्तान, जो शिवहर जिला में, वर्तमान शिवहर जिला में पड़ता है, वहाँ का बहुत जाना माना स्कूल था। मेरे पिताजी उसी विद्यालय से पढ़े और उसी विद्यालय में 40 साल शिक्षक के रूप में शिक्षा उन्होंने दी। मेरी भी संपूर्ण पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई। आरंभ में मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई लिखाई से मेरी बहुत वास्ता नहीं होता था। गांव में आते थे तो वहाँ के बच्चों के साथ बहुत खेला कूदा करते थे, उसमें ज़्यादा मन लगता था। 1-2 स्कूल के मेरे साथी मिले तो वो गाना में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो मुझे भी गाने का थोड़ा सा उनके संगति में आने के बाद शौक़ लगा। मैं भी थोड़ा बचपन में गाने लगा और मेरा गला उस समय इतना अच्छा था कि पिताजी हमको जब कभी भी नाटक, ड्रामा, एकांकी सब होता था तो उसमें हमसे ज़रूर गवाते थे। वो डायरेक्टर हुआ करते थे और हमको हमेशा उसमें प्रोत्साहित करते थे। दूसरी चीज़ है कि पेंटिंग का एक भी और लड़के थे, तो वो पेंटिंग भी हमें बहुत, तो बचपन में मेरा जो शौक़ था वो इंटरेस्ट पढ़ने से ज़्यादा गाने में और पेंटिंग में, ये 2 शौक़। आपके पिताजी आपके लिए एक रोल मॉडल हुए। जी जी। और मतलब आपके पिताजी ही आपके प्रारंभिक गुरु के तौर पर जो है आपको तैयार किए। निश्चित ऐसा है। और एक दूसरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं सर कि आप तो बीपीएससी की तैयारी करते थे, बीपीएससी क्वालिफाई शिक्षक रहे, तो आपको कैसे ख्याल आया कि हमें शिक्षक ही बनना है? सर, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी जो अंतिम एजुकेशन है वो एन कॉलेज पटना से मेरी समाप्त हुई 1993 में। उस समय मेरा एग्ज़ाम हुआ था 93 में, और 94 में मेरा अभी रिजल्ट हुआ नहीं था। उसी समय मेरा एक हाई स्कूल के लिए विद्यालय सेवा बोर्ड से एक इंटरव्यू निकला, उस बोर्ड में मैंने दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत, उस समय मैं ओनली 24 ईयर्स का था, 24 साल की उम्र में मेरी हाई स्कूल में नौकरी लग गई। उसी साल एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ।
तो इस तरीके से जो पढ़ा लिखा मेरा था, वहाँ पर रह करके जो पढ़ने लिखने का बहुत बड़ा जोश हमारे अंदर चढ़ा पटना जाने के बाद, रियल में मैंने बहुत जम के पढ़ाई की और नतीजा क्या हुआ कि मैं हमेशा अपने कॉलेज का टॉपर रहा, हमेशा। वहाँ एन कॉलेज जाने का मेरा मूल कारण था, मेरे पिताजी के एक फ्रेंड थे जो हमारे गुरु हैं, प्रोफेसर शिवशंकर सिंह, जो अभी भी हैं, तो वो मेरे असली रोल मॉडल कॉलेज लाइफ में हुए। उनकी छत्रछाया में मैंने संपूर्ण ज्ञान शिक्षा प्राप्त किया और उन्हीं की छत्रछाया में मुझे नौकरी लगी। उसके बाद मैंने तय किया कि अगर मेरे फादर स्कूल के टीचर हो सकते हैं तो शिक्षक की ज़िंदगी तो मैं देख ही रहा था पिताजी के साथ, बहुत अभाव में, बहुत परेशानियों में, बहुत इसमें जीता था। तो मुझे लगा कि नहीं, पिताजी को कुछ भी नहीं था तो ये हाई स्कूल के शिक्षक बने, मेरे पास तो सब कुछ है, इसलिए मुझे इससे अपग्रेड करना है। और मैंने तय कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है और उसके बाद मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखा। लगभग मुझे 9 साल लगा अपने जॉब को चेंज करने में। यस सर। तो प्रथम आपके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जब आए, यस, तो पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? सबसे पहले मतलब जून 2003 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एमजेके कॉलेज बेतिया में हुई थी जी। और उसके बाद वहाँ रहा, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया। पढ़ाने का काम तो मैं स्कूल में भी करता था, तो मेरे स्कूल में भी बहुत सारे शिक्षक हुआ करते थे, तो जैसे फिजिकल टीचर थे, तो वो फिजिकल टीचर थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिजिकल मैं बच्चों को कराता था जी। वो जनरल कोई भी क्लास लीडर होता था, मैं जाके पढ़ाता था। जब कभी भी मुझे मौका मिलता था उस पीरियड में मैं प्रतियोगिता दर्पण, योजना और अपनी विभिन्न तरह के नोट्स को पढ़ता रहता था। बहुत शिक्षक हमसे मजाक करते थे कि इसकी जॉब थोड़े चेंज होगी, 9 साल हो गए अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं। बोला क्यों इतना पढ़ते हैं आप? मैंने बोला कि भाई साहब मैं अपने ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, और वो ज्ञान एक दिन काम आया। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक लाइन है कि शिक्षा में किया गया निवेश सर्वोत्तम लाभ देता है, और वो लाइन मैं एकदम जीवन में हिस्सा बनाए हुआ था। और आज सर उसकी वजह से 2003 में सिलेक्शन हुआ, एमजेके कॉलेज बेतिया में रहा, और 2006 में हमारा फिर से जून में ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। उसके बाद मैं आरडीएस कॉलेज आ गया। आरडीएस कॉलेज में लंबे अंतराल तक 19 सालों तक रहा सर। आरडीएस कॉलेज में आपके बहुत से शिष्य जो है अभी बहुत अच्छे अच्छे जॉब पे हैं, और शिष्य के बीच में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। आपका मोटिवेशनल, आपका एनर्जी बहुत से लोग अभी तक याद करते हैं। तो अभी जो आपके अंदर जो ये ऊर्जा जो आ रही है, यह आपको कहाँ से मिलती है? मैं अपना ऊर्जा का सबसे बड़ा पुंज जो होता है, मैं अपने फादर को ही मानता हूँ, क्योंकि बहुत समय तक उनके साथ में रहा और उनको पढ़ाने का जो उनका अंदाज था वो मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो कोई भी बच्चा उनसे स्टडी किया, पढ़ा, मतलब उनका अंश मात्र भी नहीं मैं हूँ। वो जब पढ़ाते थे तो क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, क्या ज्योग्राफी, सभी विषय पे उनके समान अधिकार था। तो उनसे बच्चे बहुत इंटरेस्ट पढ़ते थे, तो उनसे पढ़ाने की कुछ कला मैंने सीखा। और हमारे पढ़ाने का जब भी क्लास में मैं होता हूँ, या देखिए सब्जेक्ट का डेप्थ तो सबको पास होता है, मेरे पास भी था, लेकिन मैं उसको पढ़ाने से पहले बच्चों को 8, 10, 15 मिनट जो होता है कुछ मोटिवेशन की बात किया करता था, जिससे बच्चे पूरी तरह से हमारे पर कंसंट्रेट हो जाते थे। और वही बच्चे फिर बाद में बड़ी ध्यान से मुझको सुनते थे, समझते थे। और मुझे तो मेरे पास ईश्वर की कृपा से ऐसा स्किल था कि मैं अपने बच्चों को, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी अपनी बात को समझा पाने में सफल होता था। यही नतीजा रहा कि सर आज बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर हैं। वो सब लोग बताते हैं कि सर आप सब्जेक्ट की जो बात पढ़ाए वो तो याद है ही, लेकिन उससे पहले जो मोटिवेशन आप बताते थे वो सर, उसके बारे में वही सर हम लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया है। और वो ज़िंदगी में भी काम आ रहा है। और ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी का एजुकेशन वही है। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं सर, अमेरिका के थे, उनका नाम है टी हार्वेकर। उनका एक लाइन हम हमेशा अक्सर अपने दिमाग में रखते हैं कि इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। अगर आप दुनिया को मतलब सेल्फलेसली अगर सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करता है। और वो लाइन सर मैं अपने जीवन को रखा, और वही लाइन सब आज भी हम रखते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं
हम दुनिया को स्वार्थ रहित ढंग से हमको देना है। सर, जब आप आरडीएस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थे और अभी प्राचार्य के पद पे हैं, तो दोनों में क्या विशेष अंतर आपको नज़र आता है? दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है सर। एक्चुअल में प्रोफेसरशिप जो होता है ना, बिल्कुल एकेडमिक पोस्ट है वो। जी। उसमें आपको पढ़ने पढ़ाने और कैसे बच्चों का मतलब उस सब्जेक्ट में गहराई आए, कैसे बच्चे उस सब्जेक्ट के थ्रू अपनी जॉब लें या विभिन्न तरह के अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, उसके बारे में फोकस होता है। जबकि आप जैसे ही प्राचार्य बनते हैं तो आपकी भूमिका बिल्कुल चेंज हो जाती है। पूरा कॉलेज आपके एक्शन पर निर्भर हो जाता है, पूरे कॉलेज का विकास आपके कदमों पर हो जाता है, आपके निर्णय पर होता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक चरित्र निर्माण करने वाले के रूप में, एक मतलब अपने आप को बहुत बड़ी ऊर्जा का पुंज बनाने के रूप में ये प्रिंसिपल का पोस्ट होता है। और जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 2024 में ही 18 मार्च को मेरा हुआ इंटरव्यू, तो उसमें हमसे पूछा गया कि क्या सर, आप तो अभी पीजी डिपार्टमेंट में हम चले आए थे, यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आप पढ़ने से ज़्यादा प्रिंसिपल को क्यों आपने लाइक किया? आप तो अच्छे टीचर के रूप में आपका देख रहे हैं, एकेडमिक बहुत अच्छा है, तो फिर आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया? हमने बोला कि सर, मैं बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ और इत्तेफाक से मुझे विश्वविद्यालय के द्वारा प्रभारी प्राचार्य बनने का सौभाग्य मिला। तो उस काल में मैंने, उस पीरियड में 6-8 महीने में मैंने देखा कि बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों को हेल्प करते हुए, लोगों को बच्चों से इंटरैक्ट करते हुए, बच्चों की मदद करते हुए अलग से आनंद आया। और सभी विषय के बच्चों को, कॉलेज के सभी स्टाफ को आप यहाँ हेल्प करते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा प्रिंसिपल का ये, तो इसलिए मैंने पूरे मनोयोग से दिया। और सर, आप लोग और ईश्वर की कृपा से सर आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। सर, एक सवाल है कि आप जो शिक्षा ग्रहण किए और जिस शिक्षा के बेस पर आप प्रिंसिपल के पद तक पहुँचे, शिक्षा लमसम वही है, लेकिन इसका कुछ डिजिटलीकरण हुआ है। और इस डिजिटल युग में शिक्षा किस स्तर तक गया है, और क्या बच्चे जो शिक्षा आप लोग प्राप्त किए या आपके जो समय का शिक्षा रहा और जो अभी के शिक्षा है, इसमें कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अंतर महसूस कर रहे हैं सर। मैं खुद भी प्रशासक के रूप में जब अभी महाविद्यालय में होता हूं, तो इस बात की कमी मुझे खलती है कि काश मैंने डिजिटल एजुकेशन खुद किया होता। और अब तो वक्त ही नहीं मिलता है, चूँकि इतने क्षेत्रों में काम करना है आपको कि डिजिटल स्किल जो लर्निंग है, किसी भी नई चीज़ों को प्राप्त करने का जो आपका ये है, उसमें सर वक्त देने की ज़रूरत होती है। और अभी हम देखते हैं कि न्यू जनरेशन जो होता है, उसको विदाउट डिजिटल नॉलेज ही कैनॉट इम्प्रूव देमसेल्फ, वो बढ़ ही नहीं सकते हैं। उसको आगे बढ़ने के लिए हर हाल में डिजिटल नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर ये नॉलेज स्टूडेंट को है तो उसका जो भाषा होगा उसको बहुत सिंपल वे में समझ सकता है, उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, उसको मतलब हर रास्ता उसका खुल जाता है। और यहाँ न केवल बच्चों के लिए बल्कि शिक्षक के लिए भी बहुत ज़रूरी, वो बहुत बेहतर तरीके से अगर डिजिटल ज्ञान है तो कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अभी देखिए कोरोना पीरियड आया था तो सर इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा उभर करके आया। उससे पहले डिजिटल का था समय, लेकिन असली स्टार्ट होता है जब इसका कोरोना पीरियड लगा। उसमें सब हम लोग घर में थे, उस समय डिजिटल पर बहुत सारे जूम आए, बहुत सारे गूगल ऐप, गूगल मीट आए। तो ये सब ऐप्स के सहारे जब देखा गया करके, तो घर में बैठ के भी बहुत सारा एजुकेशन। तो इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से बैठ करके और किसी समय नॉलेज ले सकता है। अभी यूजीसी के तरफ से डिजिटल युग के जो शिक्षा अभी प्रदान की जा रही है, जिसमें सभी कॉलेज को डिजिटल बोर्ड, एआई टूल्स की तरफ, जैसे आपका चैट जीपीटी है, गूगल ट्रांसलेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कोर्सेज हैं, वह सभी विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है। और अभी आपके विश्वविद्यालय से एक न्यूज़ आई थी कि हम डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम जैसे
पाठ्यक्रमों को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। तो रोजगार परक शिक्षा के लिए आप कितने आश्वस्त हैं और अभी के समय में इसकी ज़रूरत है, तो इस तरह की शिक्षा विश्वविद्यालय में होनी चाहिए कि नहीं? मैं 100% सर आपकी बात से सहमत हूँ। ये डिजिटल युग है, अभी पूरी दुनिया जो होती है ना इसी पर बेस्ड है। और जिस डिजिटलीकरण की बात आप कर रहे हैं सर, उसका एक्चुअल में अभी हमारे विश्वविद्यालय में बिहार यूनिवर्सिटी में वैसे अभी रूपरेखा बनाई गई है। इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया, न कोर्स इम्प्लीमेंट हुआ है और नहीं तो यूजीसी या किसी की तरफ से कोई साधन हमारे कॉलेज को। लेकिन हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने रिसोर्स से बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट किया है। हमारे पास अभी नीतीश्वर महाविद्यालय में 3 क्या कहते हैं कि स्मार्ट क्लास हमने बनाया है। और भी चूँकि वो एरिया उस कॉलेज का कम है, बट उसमें स्टूडेंट 5000 से ज़्यादा है। तो हम चाह रहे हैं कि आने वाले मुझे 5 साल वहाँ रहना है एज ए प्रिंसिपल। अभी तुरंत जुलाई में मैं वहाँ पोस्टिंग हुआ हूँ मेरी। तो अभी हम चाहते हैं कि कम से कम 5 और स्मार्ट क्लास वहाँ पर हम करें। उसमें स्मार्ट बोर्ड है और इसके बाद उसका जो भी इक्विपमेंट सब है, सब कुछ उसमें लगा हुआ है। और ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है ना, हम लोग ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, अभी बिगिनिंग स्टेज में ही है, लेकिन स्टार्ट कर दिए हैं। विश्वविद्यालय जब प्रारंभ करे उससे पहले हम लोग अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं और इसका लाभ भी बच्चे बहुत अच्छे से ले रहे हैं। वैसे उस ढंग का जो एक्सपर्ट हमारे पास अभी तक टीचर नहीं है। जो अभी हमारे पास जो रिसोर्स आए हैं, टीचर जो आए हैं, वो अभी पुरानी जनरेशन के हैं। अभी 2024 में और 2017 में कुछ बहालियाँ हुई है, उसमें कुछ अच्छे लोग आए हैं जो हैंडल कर रहे हैं इन चीज़ों को, इक्विपमेंट को। लेकिन मैंने बाहर से कुछ रिसोर्स पर्सन रख करके हमने इसको पूरा तरह से समय के अनुकूल करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति 2020, उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं और स्किलिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसमें जो पहला कुछ चीज़ें जो निकल के आई है, जिसमें 1 साल के कोर्स को सर्टिफिकेट, 2 साल के कोर्स को डिप्लोमा और 3 साल के कोर्स को डिग्री कोर्स माना जा रहा है। और उसमें आपका बच्चों को स्केलिंग बेस्ड शिक्षा दी जा रही है, जिससे भारत में एक अच्छा मेन पावर तैयार हो। जैसे मेरा मानना है कि आपके यहाँ से अगर कोई पीएचडी करता है, तो पीएचडी करने के बाद अगर उसकी कहीं नौकरी नहीं होती है, तो आदमी दूसरा काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास कोई स्किल रहेगा, तो उस स्किल से वह एम्प्लॉय पैदा कर सकता है और अपने संसाधन के माध्यम से इस देश को एक अच्छा मतलब डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। तो क्या यह शिक्षा लागू होनी चाहिए या नहीं? सर, लागू होनी चाहिए तो दूर की बात है, लागू हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कई शिक्षा नीति आई, लेकिन सबसे क्रांतिकारी शिक्षा नीति जो एनईपी के रूप में हम लोग 2020 में अडॉप्ट किए, जो अपने विश्वविद्यालय में, खास करके बिहार विश्वविद्यालय में, इसको 2023 के सेशन से स्टार्ट हुआ। वैसे भारत के अन्य राज्यों में भी स्टार्ट हो चुका है पहले से, लेकिन अपने यहाँ बिहार विश्वविद्यालय में ये 2023 से स्टार्ट हुआ। और ये तय है कि ये शिक्षा जो होती है ना, वर्तमान समय की मांग है। क्योंकि अगर ये शिक्षा बच्चे ग्रहण करेंगे, तो पहले क्या होता था ना, वो एक ही विषय में वो ज्ञान लेते थे, एक ही सब्जेक्ट में। अब क्या है ना, बहुविषयक हो गया है। इसमें अलग अलग विषय के बारे में उसको जानकारी होती है और जिस विषय में इंटरेस्ट ज़्यादा लगे उसको, उस विषय में वो अपना एजुकेशन ले सकता है। दूसरी भी चीज़ है कि इसमें एकेडमिक अकाउंट ऑफ क्रेडिट आता है। अगर कोई स्टूडेंट ABC अगर एकेडमिक वही क्रेडिट है, तो अगर कोई स्टूडेंट 1 साल का एजुकेशन लेने के बाद अगर वो पढ़ाई को ड्रॉप करके किसी और काम में लग गया, तो फिर उसका एक क्रेडिट रहता है, ऑलरेडी अकाउंट में रहता है। वो कहीं चाहे तो दूसरे विश्वविद्यालय से भी फिर अगला कोर्स ले सकता है, दूसरे सब्जेक्ट से ले सकता है, और सबको मिला करके उसका जो पीरियड है वो वही रहेगा और उस पीरियड में वो चाहे तो अपना निकाल सकता है अपना। तो एक चीज़ ध्यान दिया गया है कि ये पहले से ज़्यादा अब मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, एक विषय में है, आप उसी विषय को पढ़ रहे हैं, कम भी पढ़े तो निकल गए। अब क्या है कि आपको बहुविषयक बनना है।
तो आपको हर ढंग से पूरी तरह से इनोवेटिव होना पड़ेगा, नवाचार पर ध्यान देना पड़ेगा, अनुसंधान पर ध्यान देना पड़ेगा। और नई शिक्षा नीति में इस चीज़ पर पूरा फोकस किया गया है, कौशल विकास पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है, सभी लोगों को समान अवसर मिले उसकी पूरी बात की गई है, प्रतिस्पर्धा बढ़े इसका ध्यान रखा गया है। तो इसीलिए वर्तमान समय की मांग है कि पूरा विश्व जो होता है ना, वो पूरी तरह से भारत को देख रहा है, भारत का विकास को देख रहा है, और उस विकास में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई स्किल्ड युवा है, यूथ है, तो उसको राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। जी, तो हम लोगों को अभी वर्तमान में स्किल्ड होने के लिए नई शिक्षा नीति बहुत कारगर है सर। अच्छा, अभी नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि जो भी आपके यहाँ से लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको इंटर्न करना ज़रूरी है, इंटर्नशिप में जाना ज़रूरी है। तो यह किस तरह से मतलब देखा जा रहा है? एक्चुअल में सर जो वोकेशनल कोर्स सब है उसमें तो ऑलरेडी ये सब पहले से है, लेकिन जनरल एजुकेशन में ये जो इंटर्नशिप है ये अभी एक तरह से थियोरेटिकल स्टेज में है। प्रैक्टिकल स्टेज में इसको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसमें बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 साल की डिग्री ले लेता है और वो छुट्टी में, समर वेकेशन में अगर उसने इंटर्नशिप नहीं किया तो उसको पहली डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसका। तो इसलिए उसको किसी न कहीं पे किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करके वो अपने इंटर्नशिप को पूरा करे। वोकेशनल से अगर कोई ग्रेजुएट किया है जी बिल्कुल, तो वह सरकारी नौकरियों में उसके सर्टिफिकेट मान्य होते हैं? बिल्कुल सर। बिहार विश्वविद्यालय भारत के लगभग 250 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान रखता है, और समय के अनुरूप ये विश्वविद्यालय भी अपने आप को डिजिटलीकरण कर रहा है। हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया है, हर चीज़ इसके आप साइट पर देख सकते हैं। तो वोकेशनल कोर्स जनरल कोर्स की अपेक्षा ज़्यादा एडवेंचरस है, ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा रोजगार परक है। तो इसलिए अभी हम लोगों के यहाँ BCA कोर्स चल रहा है, तो उसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, और वहाँ पर जो जनरल एजुकेशन में पढ़ने लिखने के प्रति लोगों का उत्साह कम हो गया है, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी अपेक्षाकृत कम हो गई है। तो इसलिए वो वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, बच्चे पूरी संख्या में एडमिशन लेते हैं। जनरल एजुकेशन में हमारे कॉलेज में लगभग 4100 से ज़्यादा सीट है केवल ग्रेजुएशन में, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, अभी तक उसमें लगभग 1500 बच्चे एडमिशन लिए। तो इसका मतलब है कि अभी बहुत सारा सीट खाली है। जी। लेकिन वोकेशनल में हमारे पास 60 सीट है, तो लगभग 60 सीट भर गया मेरा। तो ये है इसके प्रति रुझान, क्योंकि उसमें हमेशा हम लोग समय से बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको अलग से फी लेते हैं, और सब कुछ देने के बाद आप देख सकते हैं मेरे कॉलेज में कि वोकेशनल का कोई स्टूडेंट है और कोई जनरल स्टूडेंट है, दोनों में आप फर्क एकदम आसानी से देख सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी बिल्कुल अलग है, उसकी सोच अलग है, वो बिल्कुल अपने आप को अलग ढंग से प्रिपेयर कर रहा है। इसलिए वोकेशनल का तो सर इम्पोर्टेंस कभी भी खत्म नहीं होगा, और अब तो और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो 70% जो फिजिकल प्रेजेंटेशन है विद्यार्थियों का, वह अभी तक सभी विश्वविद्यालयों में मतलब लागू नहीं हो पाया है। बच्चे अभी तक क्लास करने नहीं आते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? जब तक बच्चे क्लास नहीं करेंगे, उनको अच्छी तरह से विषयों की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। बहुत से तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो गांव घर से आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और सोचते हैं कि हमको डिग्री मिल जाएगी। तो उसका क्या मतलब इफेक्ट रहता है? मैं इस मामले में सर आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि इस दिशा में शिक्षक और छात्र से ज़्यादा सरकार और विश्वविद्यालय ये जिम्मेवार है। अगर सरकार चाह ले तो बच्चे आएंगे ही महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय चाह ले तो बच्चे आएंगे ही। अभी क्या है, हम लोग नोटिस कर देते हैं, बच्चों से एक ओथ लेते हैं कि आपको 75% अटेंडेंस मस्ट है, लेकिन जब फॉर्म फिलअप होता है तो उस समय हम लोग इस चीज़ को पूरा ध्यान नहीं देते हैं, और नतीजा क्या होता है, उस बच्चे का फॉर्म फिलिंग हो जाता है। तो अगर सरकार एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं, जब तक आप क्लास नहीं करोगे तब तक आपको फॉर्म फिल नहीं होगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, विश्वविद्यालय अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, तो हम लोग कौन होते हैं? अगर बच्चे आने लगेंगे, अभी क्या बोले ना कि वो जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेकर के कहीं पे कोचिंग करते रहते हैं, उनको कॉलेज में इतने ज्ञानी शिक्षक अच्छे नहीं लगते हैं,
उनको प्राइवेट में जो होते हैं छोटी छोटी बातें बताने वाले जैसे शिक्षक अच्छे लगते हैं। अन्य प्रदेश के जो बच्चे हैं जी जी वो जी। प्रॉपर मतलब क्लास करते हैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, तो वो जब उनकी ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है तो उनका जो राइटिंग लेवल होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सर। उनका जो कन्वर्सेशन लेवल होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अगर उनकी कहीं सर्विस नहीं भी लगती है तो वे लोग दूसरे प्रदेश में जाके एक अच्छे शिक्षक के रूप में काम करते हैं और अच्छे मतलब पेमेंट लेते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में उनकी अच्छी डिमांड होती है। जबकि बिहार के जितने भी ग्रेजुएट हैं उनको सही से एक लेटर ड्राफ्टिंग करने नहीं आता है, एक लेटर लिखने नहीं आता है, जिसका कारण यह रहता है कि भाई हम विश्वविद्यालय में गए, हमने क्लास नहीं किया, तो इसका एक इफेक्ट तो रहता है। बिल्कुल सर। तो इसमें करने की क्या ज़रूरत है कि अभी हम लोगों का जो पूरा तीनों स्ट्रक्चर है, प्राइमरी से लेकर के और महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक, ये सभी मतलब शुरू से ही एक उसका बेस कमज़ोर होता है। दो तरह का एजुकेशन है, एक जनरल एजुकेशन है और एक आप देखिएगा कॉन्वेंट एजुकेशन है। कॉन्वेंट एजुकेशन में इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अपने जनरल एजुकेशन में वो हम लोग किसी तरह का एक शुरू में हम लोग जो पढ़ाई करते थे तो उसमें देखते थे बच्चे का पहाड़ा सही रहता था, मैथमेटिक्स सही, गणित सही होती थी, जोड़ घटाव सही होता था। अब क्या है, उन चीज़ों की अहमियत ख़त्म हो गई है। तो अगर शुरू से ही बच्चे पर निगरानी रखी जाए तो बच्चे निश्चित रूप से बेहतर तैयार होंगे। और क्या क्या समय के साथ जरूरी है वो अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली खास करके बिहार में सरकारी महाविद्यालय में, सरकारी स्कूल में, इस सब में नहीं, समाप्त हो गया है। बच्चे को पहले वो बताना चाहिए कि आप शिक्षा कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट ज्ञान के साथ पहले ये ज्ञान जरूरी है और हर बच्चा उसमें परफेक्ट होगा तभी हो सकता है। हम लोग सर अभी भी ज्योग्राफी के टीचर के नाते जब पढ़ाते हैं तो पहले भले ही हम पीजी में चले गए हैं लेकिन उसको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग छठा, सातवां, पाँचवां, आठवां की बातें हम बताते हैं, तब जाकर के बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होता है और करता है। चलते चलते शिक्षा के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? शिक्षा का लेवल अभी कैसा होना चाहिए और हमारे भारत को किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है? शिक्षा अगर संस्कार के साथ दी जाए तो सर्वोत्तम है, क्योंकि शिक्षा में यदि संस्कार नहीं है तो आप रावण है और शिक्षा में संस्कार है तो आप राम हैं। शिक्षा के बारे में हमारे B.R. अम्बेडकर साहब का कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर उनके पास वो शिक्षा नहीं होती, उन्होंने विश्व के तमाम बड़े साहित्य का स्टडी नहीं किया होता, तो हमारा इतना जो बेहतरीन और शानदार संविधान है वो नहीं तैयार हुआ होता। आज हम जो कुछ भी हैं सर शिक्षा की वजह से हैं और लगातार इसमें भारत जो होता है ना, विश्व गुरु के रूप में अतीत काल से प्रचलित रहा है और अभी भी है। और आज भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो होती है वो भारतीय शिक्षा पर आधारित है। अमेरिका भले ही कितना भी विकास का ढोल पीट ले, लेकिन भारत के बुद्धिजीवियों को वहाँ से हटा लिया जाए तो अमेरिकी की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा की अहमियत हर काल में बनी रही है, हर काल में बनी रहेगी। और आपको जो दायित्व दिया गया है कि इसका हर मतलब वर्ग को पूरा लाभ मिले, इसके लिए सर हम लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। हम लोग सर उस दिशा में काम कर भी रहे हैं। और जैसा भगवान कृष्ण जो होते हैं, गीता में एक बहुत सुंदर लाइन बोले हैं सर, वो बताते हैं इंसान से, भगवान इंसान से कहते हैं कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो आज से करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तुम चाहता है। तो शिक्षा का सही अर्थ तभी सफल होगा जब सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और एक अंग्रेजी में बहुत सुंदर लाइन है कि जीवन कहती है कि लाइफ लाफ्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी। जीवन आप पर हंसती है जब आप खुश होते हैं। लाइफ स्माइल्स एट यू, लाइफ लाफ्स एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी। लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी एंड लाइफ सैल्यूट्स एट यू व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी। जब दूसरे को खुश आप करते हैं तो वो शिक्षा से ही आप खुश कर सकते हैं। शिक्षा आप दे दीजिएगा तो ज़िंदगी में हर जगह फहराता रहेगा, हर जगह आपका नाम लेता रहेगा और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। US Talk 24
इंटू 7 में आने के लिए। और आज की खास मुलाकात डॉक्टर प्रमोद कुमार प्राचार्य नीतीश्वर महाविद्यालय के साथ रही और आपसे आज एक बहुत अच्छा संदेश हमारे श्रोताओं को मिली, हमारे समाज को मिला। हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि बार बार आप आते रहें और इस तरह के मैसेज देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।